रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर के 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सुनने मात्र से दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा के पास से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। ऐसे में इस गुफा का रहस्य जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अभिमन्यु और रिहांत को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। साहब, इस गुफा का सच होगा बहुत खतरनाक। हम तो आपसे अभी भी कह रहे हैं कि अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। अच्छा साहब, तो ठीक है। उम्मीद है आप जल्द लौटेंगे। शाम के करीब 5 बजे एकदम गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट्स उस भूतिया गुफा के अंदर दाखिल हुए। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हुई जा रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच आई है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा। और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और खतरनाक आकर्षण खत्म होगा। अभिमन्यु और रिहांत के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम के गुस्सैल आवाज गूंजने लगे। चला जा यहां से, मरेंगे दोनों। तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ। अभिमन्यु और रिहांत, मौत की तारीख आज रात 12 बजे। यार अभिमन्यु, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहां बेजुबान गुफा धमकी देती हो। दोस्त, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर्स कलेक्ट कर। रिहांत उस गुफा में टॉर्च के सहारे आगे बढ़ने लगता है और साथ ही साथ गुफा के हर तरफ की तस्वीरें खींचने लगता है। रिहांत को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई पड़ती है। ये आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी छोर पर पहुंच जाता है। अब वो गुफा के अंत में पहुंच चुका था। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाजा। रिहांत मन ही मन में ये सोच रहा था कि कहीं ये दरवाजा दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे उस दरवाजे के पार से एक आवाज सुनाई देती है। रीहू बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। बाप रे, ये कैसा दरवाजा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। रिहांत को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर रिहांत खुश और इमोशनल दोनों था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से अभिमन्यु की एक तेज चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। बचाओ, बचाओ मुझे! अभिमन्यु की चीख सुनकर रिहांत भागता हुआ पीछे गया। इतने सब में तो वो अभिमन्यु को लगभग भूल ही चुका था। रिहांत अभिमन्यु के पास पहुंचा। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभिमन्यु, ये कैसा गंदा मजाक है? तुम अभी चीखे क्यों? अभिमन्यु हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद
रिहांत अभिमन्यु को अपने साथ उस दरवाजे के पीछे चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के आखिरी छोर पर यानी कि उस दरवाजे तक पहुंच चुके थे जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अभिमन्यु, यार ये देखो, पता है मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। तो दरवाजा खोलकर देख लो ना, यूं ही ख्वाबों में पुल क्यों बांध रहे हो? सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूं। रिहांत दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर अभिमन्यु के शरीर पर पड़ती है। यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। अभी तुमने काली स्लीव्स और लाल लोअर पहना है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी अभिमन्यु के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है। उसके हाथ के नाखून बढ़ने लगते हैं और वो अब पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, तेरे अभिमन्यु को तो मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया, जब तूने उसकी चीख सुनी थी। तू तो बस एक जरिया था, क्योंकि शिकार हमेशा इस दरवाजे के पास लाकर ही होता है। मतलब तुमने अभिमन्यु को मार डाला? कोई शक है तुझे? तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहां मरने के पहले लोग रहते हैं। अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहां मरने के बाद लोग रहते हैं। दर्द की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद रिहांत भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा कि ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। रिहांत ने सोचा कि कहीं वो इस दरवाजे से बाहर भाग न जाए, इसलिए वो डेविल उसे डरा रहा है। रिहांत खुद की जान बचाने के लिए बिना देरी किए दरवाजा खोल देता है। उसे दरवाजे के बाहर एकदम अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, बिल्कुल वैसी ही आवाजें जैसे मौत के वक्त परिवार के लोग रोते हैं। रिहांत इससे पहले दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के बाहर से आया और रिहांत को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे रिहांत की एक तेज चीख निकल गई और वो डेविल भी जोरों से हंसने लगा। उस गुफा का रहस्य आज तक कोई भी जान नहीं सका है। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है। जिन्होंने उस दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोला, वो हमेशा के लिए उसी में समा गए। जो जिंदा बच गए, उन्होंने या तो आत्महत्या कर ली या तो वो पागल हो गए। उस गुफा का रहस्य आज भी अनजान है। आज 45 साल बाद भी इसका रहस्य कोई नहीं जान सका है। अमित और सरिता शादी के बाद पहली बार सरिता के गांव धौलपुर जा रहे होते हैं। अमित का विदेश में काम होने की वजह से उन दोनों का यहां आना नहीं होता था। इस वजह से सरिता अपनी शादी के 15 साल बाद ट्रेन से अपने गांव जा रही होती है। सरिता की बेटी रोशनी भी उन लोगों के साथ पहली बार अपनी नानी के घर जा रही थी। आज इतने सालों बाद गांव जा रही हूँ। पता नहीं क्या क्या बदल गया होगा वहां। वहां सभी हमें देखकर सरप्राइज हो जाएंगे।
शादी के बाद हमें कभी गांव आने का मौका नहीं मिला। अच्छा किया तुमने किसी को नहीं बताया कि हम गांव आ रहे हैं। अमित सरिता की ट्रेन किसी वजह से लेट हो जाती है और उन लोगों को पहुंचने में रात हो जाती है। धौलपुर गांव के स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा होता है। वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं होता है। तेज हवाएं चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। अभी रात के सिर्फ 11:30 बजे हैं, लेकिन गांव में ऐसा सन्नाटा है मानो जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलने वाला। हमें यहाँ से पैदल ही घर की ओर जाना पड़ेगा। हाँ जल्दी करो, मौसम खराब हो रहा है, नहीं तो हम बारिश में फंस जाएंगे। तीनों पैदल ही घर की ओर बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा होता है। जोरों से आंधी चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। तभी रोड के किनारे उन्हें टैक्सी वाला मिलता है, जो अपनी टैक्सी में सो रहा था। मैं इस टैक्सी वाले से बात करता हूं। अमित टैक्सी वाले के पास जाकर उसे उठाता है। ओ भैया, अरे ओ टैक्सी वाले भैया, हमें धौलपुर गांव जाना है। लगता है आप लोग इस गांव में नए आए हो। आपको नहीं पता, आज अमावस की काली रात है। आज की रात इस गांव में एक भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता। आज मौत का खतरा होता है। व्हाट रबिश! पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। ये टैक्सी वाला ना ज्यादा पैसे लेने के लिए हमें डरा रहा है। ठीक है, तुम्हें यहां से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो पैसे, हमें बस अपनी टैक्सी एक रात के लिए दे दो। कल सुबह इस एड्रेस पर आकर तुम अपनी टैक्सी लेकर जाना। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मुफ्त की सलाह दूंगा। गांव के उत्तर दिशा में जो कुआं है, उसके पास भूल कर भी मत जाइएगा। और अगर कोई आपको पीछे से आवाज दे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा। अमित अपना सारा सामान टैक्सी में रखकर खुद टैक्सी ड्राइव करके घर की ओर निकल जाता है। मुझे यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता पता है। उस रास्ते से हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो रास्ता गांव के कुएं से होकर गुजरता है। क्या यार, तुम भी इन सब बातों में विश्वास करने लगी? नहीं, ये सब टैक्सी वाला हमें डराने के लिए बोल रहा था। अमित सरिता के बताए गए रास्ते पर गाड़ी मोड़ देता है। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव के कुएं के पास पहुंचती है, गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है और गाड़ी कुएं से जाकर टकरा जाती है। उस कुएं के अंदर का पानी जोर जोर से हिचकोले खाने लगता है, मानो जैसे कुएं में लहर आ गई हो। तुम सब ठीक तो हो? शायद पहिए के नीचे कोई पत्थर आ गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई खड़ा हो। तभी सरिता की नजर कुएं के पास खड़े अपने बचपन के दोस्त रामानंद पर जाती है। अरे रामानंद, कैसे हो तुम? तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। और ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अमावस की काली रात, ये रात मौत की रात होती है। आज कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। सरिता को रामानंद की बात बहुत अजीब लगती है। वो दोनों वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच जाते हैं। कुछ देर गेट पर दस्तक देने के बाद सरिता की मां शांता हाथ में मशाल लिए गेट खोलती है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? हमें मारने का इरादा है क्या? तुम लोग इतनी रात को, वो भी आज अमावस की रात को? ये सब सरिता का आइडिया था, आप लोगों को सरप्राइज देने का। और ये अमावस की रात का क्या लगा रखा है पूरे गांव में? जो मिलता है अमावस की रात बोलकर हमें डरा देता है।
शांता सभी को घर के अंदर लेकर जाती है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे शादी के बाद इस गांव में क्या क्या हो चुका है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे बाबा की जान भी इस अमावस की काली रात ने ली है। रास्ते में रामानंद मिला था, वो भी ऐसी ही बातें कर रहा था। क्या क्या कहा तुमने? रामानंद मिला था? हाँ, गांव के पुराने कुएं के पास। लेकिन आप उसका नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गई? क्योंकि आज से 15 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। रामानंद उस कुएं में कूदकर मर चुका है। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। सरिता को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जिसे कुएं के पास देखा वो आखिर था कौन। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम लोगों ने आज की रात यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम सब घर के बाहर कदम नहीं रखना। सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन रोशनी को नींद नहीं आती। उसकी आंखों के सामने वही कुएं का नजारा घूम रहा होता है। सभी जब सो जाते हैं तो रोशनी अकेले ही उस कुएं की ओर बढ़ने लगती है। जोर से गेट टकराने की आवाज से सरिता की आंख खुलती है। रोशनी, रोशनी, रोशनी कहाँ चली गई? तभी सरिता देखती है कि रोशनी उस कुएं की ओर जा रही है। सरिता भी उसके पीछे पीछे कुएं की तरफ निकल जाती है। रोशनी, रोशनी रुको, उधर मत जाओ। रोशनी। रोशनी उस कुएं के पास पहुंचकर उसमें कूदने ही वाली होती है कि पीछे से सरिता आकर उसे पकड़ लेती है। तभी कुएं के अंदर की दीवार से बिल्ली की तरह चलता हुआ रामानंद निकलता है। सरिता उसे देखकर डर जाती है। तुम मेरी बच्ची को क्यों मारना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे बचपन के दोस्त थे। रामानंद सरिता को धक्का देता है और रोशनी को अपने साथ कुएं के अंदर ले जाता है। सरिता वहीं पर बेहोश पड़ी रहती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो कुएं की बाल्टी वाली रस्सी से रोशनी कुएं के पास उल्टी लटकी होती है। तुम दोनों यहाँ इस हालत में कैसे पहुंचे? मैंने साफ साफ कहा था कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। रोशनी, रोशनी की ये हालत कैसे हुई? रोशनी, वो रामानंद रोशनी को अपने साथ कुएं में लेकर कूद गया था। सभी सरिता और रोशनी को लेकर घर जाते हैं। रोशनी को तेज बुखार होता है। सरिता शांता से रामानंद की मौत के बारे में पूछती है। ये सब क्या हो रहा है? रामानंद तो मेरा कितना अच्छा दोस्त था। वो अचानक हमारे जान का दुश्मन क्यों बन बैठा है? उसने मेरे पिताजी की जान क्यों ली? रामानंद बचपन से तुमसे बहुत प्यार करता था। वो हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिताजी इस शादी के खिलाफ थे। उन्होंने शहर जाकर तुम्हारी शादी अमित से करा दी। इस बात से रामानंद पागल जैसे हो गया और एक अमावस्या की रात वो उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। क्या इस वजह से उसने पिताजी की हत्या कर दी और हमारे भी जान का दुश्मन बन बैठा है? तुम सभी आज ही इस गांव से दूर चले जाओ। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। सरिता, अमित और रोशनी उसी दिन उस गांव से निकलने वाले होते हैं, लेकिन रामानंद की आत्मा किसी भी हालत में उन्हें ये गांव छोड़कर नहीं जाने देना चाहती थी।
वो लोग गाड़ी से स्टेशन की ओर निकलने लगते हैं। तभी सरिता गाड़ी के शीशे में देखती है रामानंद उनके साथ उसी गाड़ी में बैठा होता है। वो देखकर जोर से चिल्लाती है, रामानंद, रामानंद यही है, हमारे साथ इसी गाड़ी में है। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अरे तुम्हें तो पता भी नहीं था कि वो तुमसे प्यार करता था। तभी रोशनी अचानक से उठ जाती है और गाड़ी से निकलकर कुएं की ओर भागने लगती है। सरिता और अमित भी उसके पीछे जाते हैं। रोशनी कुएं के पास जाकर रुक जाती है। रामानंद, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। रोशनी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। मुझे और सरिता को अलग करना चाहते हो ना? लेकिन मैं तुम्हारा ये मंसूबा पूरा नहीं होने दूंगा। रामानंद अमित को हवा में उड़ाते हुए दूर फेंक देता है। मैं आज तक तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुम मेरी कभी नहीं हो सकोगी। तुम्हारे दिल पर किसी और का राज है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मुझे तुम्हारे इश्क के बारे में कोई खबर नहीं थी रामानंद। मैंने अपने जीवन में अमित से प्यार किया है। रामानंद कुएं के पानी में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रामानंद उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। अमित और सरिता रोशनी को लेकर उस गांव से हमेशा के लिए चले जाते हैं।